गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप में से सभी लोग सुरक्षित हैं और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और पूरी दुनिया जूझ रहा है कोरोना से। लोगों को निर्देश दिए गए हैं घर में रहने के लिए। ऐसे में पढ़ाई का होना भी जरूरी है। द शो मस्ट गो ऑन। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पूर्ण गठन करना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में हम देखेंगे किन किन आधार पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन करते समय हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो अगर मोड्स की बात किया जाए, आधार की बात की जाए, तो 5 आधार है जिसके आधार पे हम पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। या ऐसा कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना जरूरी होता है जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स हैं अगर वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में हम पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म विल हैपन। रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म विल हैपन। डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है वैसे सिचुएशन में भी हम पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और एमॉलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म, 2 पार्टनरशिप फॉर्म जब आपस में मिल जाती है टू फॉर्म ए न्यू फॉर्म, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। तो हम यहाँ 5 मोड्स देख रहे हैं। पहला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज किया जाए तब रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। दूसरा है अगर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर करते हैं तब, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। इन 5 ही सिचुएशन में पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना जरूरी होगा। अब देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे तो हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से किसी पार्टनर को अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना होगा यानी छोड़ना होगा, और किसी पार्टनर को हिस्सा गेन होगा यानी कि पाएगा। तो इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम है, पहले 3:2 रेशियो में गुड्स को बांटते थे, अभी इक्वली बांटेंगे। तो राम जो था, जो पहले ज्यादा पाता था, श्याम कम पाता था, तो अब क्या होगा, दोनों बराबर पाएंगे। तो राम को कुछ हिस्सा छोड़ना होगा और श्याम को कुछ हिस्सा मिलेगा। जो हिस्सा छोड़ा गया दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो और जो पाया गया दैट इज गेनिंग रेशियो। क्लियर है? तो सबसे पहला हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। दूसरा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जो एसेट्स है और जो लायबिलिटीज है उनका हम लोग पूर्ण मूल्यांकन करते हैं और असेसमेंट करते हैं कि आज के डेट में मीन्स जिस दिन हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी जिस दिन ये 5 में से कोई एक घटना घटित होगा, उस दिन हम बिजनेस का बैलेंस शीट में जितने एसेट्स हैं उनका
फिर से मूल्यांकन करेंगे और लायबिलिटीज का भी फिर से हम असेसमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमको एसेट्स का दाम बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटीज का घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इन दैट केस डिफरेंस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तीसरा स्टेप है हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का जो गुडविल है उस गुडविल को हम वैल्यू करते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। वैल्यूएशन करने का 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जिस दिन ये पांचों मोड्स में से कोई एक मोड हैपन होगा या कोई भी एक घटना घटित होगी, उस दिन से पहले का जो रिजर्व और सरप्लसेस होंगे उसको पुराने पार्टनर के बीच में पुराना रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम एडजस्ट करते हैं। तो ये था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में हम लोग किन किन आधार पे रिकंस्टिट्यूशन करते हैं और रिकंस्टिट्यूशन करते समय हम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड इट। तो मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म किन किन इस सिचुएशन में या किन किन मोड्स पे इनका रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज, सबसे पहले हम जानेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप जैसा हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है जहां पे वो एग्री होते हैं प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए। प्रॉफिट क्या का होना चाहिए, तो एक बिजनेस का होना चाहिए और वो बिजनेस सभी लोग मिलकर चलाएंगे या सभी के बदले कोई एक व्यक्ति चलाएगा। ठीक है। अगर एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द फोर्स, किसी भी प्रकार का अगर हम एग्रीमेंट में चेंजेस करते हैं तो पुराना एग्रीमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जो लागू होता है। दिस चेंजेस इन द एग्रीमेंट रिजल्ट टू द चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड द फर्म कंटिन्यूज। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इस तरह के जो चेंजेस होंगे एग्रीमेंट में, उससे क्या होगा, पार्टनर्स का आपसी रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म का भी रिलेशनशिप चेंज होगा और फर्म कंटिन्यू करता रहेगा। इस तरह का प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि आसान भाषा में अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, तो अगर हम पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड में किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं तो पुराना पार्टनरशिप डीड को हम फाड़ के हटा देते हैं, नया पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उसके अनुसार पार्टनरशिप फर्म चलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करने का मोड्स क्या क्या, किन किन आधार पे इसका रिकंस्टिट्यूशन किया जाएगा। तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं प्रेजेंट है उनका रेशियो में अगर चेंजेस किया जाए तो हम लोग एट दैट टाइम रिकंस्टिट्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, सिंह एंड शर्मा आर पार्टनर्स in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. On 1st April 2020, they decided to share profit equally. It amounts to reconstitution of partnership firm. यानी सिंह एंड शर्मा दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। अब 1 अप्रैल 2020 से वो अपना प्रॉफिट इक्वली बांटना चाहते हैं।
जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, यानी कि एग्रीमेंट में चेंजेस हुआ, दैट्स वाई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना होगा। सेकेंड वन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। Singh and Sharma are partners in a firm sharing profit equally. On 1st April 2020, they decided to admit Shahdev, a new partner, for 1/4 share in profit. Its amount to reconstitution of partnership firm. यानी कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है तब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस होगा तो होगा। थर्ड वन, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर कर जाता है वैसे सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, सिंह, शर्मा एंड साहदेव आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 1st April 2020, Sahadev decided to retire from the firm, and Singh and Sharma decide to share profit equally. It amounts to reconstitution of firm. यानी कि साहदेव जो पार्टनर था वो अब चाहता है कि फर्म से रिटायर होना चाहता है। इन दैट केस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, यहाँ पे साहदेव पार्टनर है, साहदेव की डेथ हो जाती है, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म का भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना जरूरी होगा। एंड फिफ्थ वन, एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मीनिंग जानना जरूरी है। तो क्या मीनिंग है? तो सिंह एंड शर्मा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। On 1st April 2020, they decided to amalgamate their firm with the firm of Banerjee and Mukherjee, who share profit in the ratio of 2:1. To eliminate competition, the new ratio for Singh, Sharma, Banerjee and Mukherjee is 5:3:2:1. It amounts to reconstitution of new partnership firm. तो जैसा कि एग्जाम्पल से क्लियर हुआ, जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाते हैं और एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किया जाए। अब हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो सबसे पहला रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो जानना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जानने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस करते हैं, यानी कि ओल्ड रेशियो ज्यादा होना चाहिए और न्यू रेशियो कम होना चाहिए, तो वैसे रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। और इसके अपोजिट न्यू रेशियो ज्यादा हो और ओल्ड रेशियो कम हो तो हम गेनिंग रेशियो बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंह एंड शर्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन 1st April 2020 they decided to share profit equally. Calculate sacrificing और गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड रेशियो क्या था, 5:3। तो सिंह का शेयर हो गया 5/8 और शर्मा का शेयर हो गया 3/8। नया रेशियो 1:1, यानी 1/2 सिंह का रेशियो और 1/2 शर्मा का रेशियो। दोनों का डिफरेंस निकाले तो ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस एंड ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे माइनस में आएगा, देन इट इज गेन। तो सिंह सेक्रीफाइस कर रहा है और शर्मा गेन कर रहा है। अब चलते हैं दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Since the revaluation account is nominal account, following are the entries passed for the purpose of revaluation and reassessment. रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, तो खर्चा होगा या आमदनी होगा या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इन दैट सिचुएशन में हम लोग इसका रिकॉर्डिंग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में।
तो पहला, जब कोई एसेट्स का प्राइस वैल्यू बढ़ जाए तो वैसे केस में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब कोई एसेट्स का वैल्यू गिर जाए, डिक्रीज हो जाए, तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट। सिमिलरली लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, और डिक्रीज हो तो लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन। और जब प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब लॉस होगा यानी डेबिट साइड ज्यादा होगा तो इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री है, और इस जर्नल एंट्री को अगर हम लेजर तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इधर में अगर कोई एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, तो इधर दिखाएंगे। यानी कि हमको सिंपल जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर देना, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, देन इट इज द प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। सिमिलरली लॉस होगा तो भी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड वन या थर्ड accounting treatment step under accounting treatment is valuation of goodwill. Goodwill means good name or reputation earned by the firm by hard work, sincerity and honesty of its owners towards their customers. A satisfied customer will come again and again, which helps the firm to earn higher profit in future. यानी गुडविल का मतलब वैसा नाम या वैसा रेपुटेशन जो फर्म कड़ी मेहनत करके सिंसियरिटी से और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से कमाया है। गुडविल के कारण कंज्यूमर्स या कस्टमर जो होते हैं वो अगेन एंड अगेन आपके यहाँ सामान खरीदने आते हैं, जिससे फर्म हायर प्रॉफिट अर्न करता है। गुडविल का क्लासिफिकेशन, the goodwill can be classified into two categories such as number one, purchased goodwill. Purchased goodwill means it is that goodwill which is acquired by making a payment. मतलब वैसा गुडविल जिसको हम पैसा दे के या किसी भी प्रकार से पेमेंट दे के उसको एक्वायर किए, यानी खरीदा गया गुडविल। When a business is purchased, the excess purchase consideration over its net assets is referred as purchase goodwill. जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं और बिजनेस का जो नेट एसेट्स होता है, नेट एसेट्स मीन्स एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उससे ज्यादा जो हम पेमेंट करते हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज परचेज गुडविल. इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट because consideration is paid for it and also shown in the balance sheet as an assets and is amortized, depreciated over its useful life. तो पहला है परचेज गुडविल, क्लियर है. सेकेंड वन इज सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल. वैसा गुडविल जो लॉन्ग टर्म के प्रैक्टिस के बाद बिजनेस एक्वायर किया है. इट इज internally generated over a long period of time, arises through good name or characteristics of ongoing business firm. वैसा पार्टनरशिप, वैसा गुडविल जो एक बिजनेस के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस को चलाने से उसके गुड नेम कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अर्न किया गया हो, दैट वन इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल. एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, intangible assets से जो related है accounting standard, such goodwill is not recorded in books of account as no consideration paid for it.
तो इस तरह का जो गुडविल होता है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज पर accounting standard 33 which is related with intangible assets because such assets are not acquired by making payment certain consideration. Now the method of valuation of goodwill. The first method is average profit method. Average profit method. Under this method, goodwill is calculated on the basis of number of past years profit. To find out the value of goodwill, average profit is multiplied by the aggregate number of purchase. यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, पिछले साल के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके आधार पर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसको जितने साल का हम एग्री होते हैं परचेस करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुडविल आ जाता है। फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होगा उसको नेट प्रॉफिट से घटा देंगे और एबनॉर्मल लॉस होगा उसको नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर रिस्पेक्टिवली। तो हमको प्रॉफिट जो लेना है ओनली बिजनेस ऑपरेट करने से जो प्रॉफिट होगा उसी को लेना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसको घटा देंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो जोड़ देंगे, और किसी भी प्रकार का इनकम हो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज तो उसको हम नेट प्रॉफिट से घटाते हैं। देखिए calculate the goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the average profit of the last 5 years. The profit of the last 5 year 2010, 11, 12, 13, 14 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 40,000 रुपये प्रॉफिट है, 50,000 रुपये प्रॉफिट है, 6,000 रुपया ब्रैकेट में दिया हुआ, इट मीन्स लॉस है, 6,000 लॉस है, 15,000 प्रॉफिट है, 25,000 प्रॉफिट है। अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2012 गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹30,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट ए क्लेम ऑफ ₹7,000। और दूसरा अदर इंफॉर्मेशन है इन द ईयर 2014 the firm received an unexpected tax refund of ₹8,000। क्लियर है? सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम 5 साल का प्रॉफिट को देखते हैं। तो 5 ईयर से 2010, 11, 12, 13 एंड 14। यहाँ पे आप देखेंगे 2010 का प्रॉफिट है 40,000, 11 का प्रॉफिट है 50,000, 12 का प्रॉफिट जो है वो लॉस था 6,000, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 30,000 का लॉस हुआ था, 7,000 कंपनी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया था, यानी कि 23,000 का लॉस हुआ, यानी कि दैट इज एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड किए तो कितना हो गया 17,000। तो 17,000 इज माइनस प्लस प्लस होता है, तो इन दैट केस 17,000 इज प्रॉफिट। 2013 का प्रॉफिट 15,000 है, और 2014 में 8,000 रुपया जो है अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड है, मतलब सरकार रिफंड किया टैक्स, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, हम उसको माइनस कर देंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे। अब टोटल प्रॉफिट जो हुआ 1,39,000 हुआ, एवरेज प्रॉफिट निकाल ले 1,39,000 डिवाइडेड बाई 5 27,800, और गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 83,400। यहाँ पे वर्किंग नोट्स दिए हुए हैं। एबनॉर्मल लॉस जो था 30,000 था, उसमें 7,000 इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया, 23,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ जिसको हम ऐड कर दिए, और एबनॉर्मल प्रॉफिट 8,000 था जिसको हम डिडक्ट कर दिए फ्रॉम द नेट प्रॉफिट ऑफ द सेड ईयर रिस्पेक्टिवली। Next method, super profit method. Under this method, goodwill is calculated on the basis of surplus or excess profit earned by the firm in comparison with the average profit earned by the other firm. Such
excess profit are known as super profit. सुपर प्रॉफिट वैसा प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा अर्न किया जाए, यानी कि एक फर्म है 1,00,000 रुपया पूंजी लगाया और दूसरा फर्म भी 1,00,000 रुपया पूंजी लगाया। पहला फर्म 1,00,000 पूंजी लगाने के बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो 10,000 प्रॉफिट कमाता है, और दूसरा फर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% लेकिन वो 20% प्रॉफिट कमाता है। तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फॉर्मूला इज, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो जितना हम पूंजी लगाए और जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके आधार पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है उससे हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। डिफरेंस अमाउंट इज सुपर प्रॉफिट। और तीसरा गुडविल का वैल्यू, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि एक फर्म है, दो फर्म है, फर्म ए 1,00,000 पूंजी लगाया, फर्म बी भी 1,00,000 पूंजी लगाया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो एक फर्म ए जो है वो 10% यानी 1,00,000 का 10% 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है, और दूसरा फर्म 20,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ, 10,000 रुपया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुआ। नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 होना चाहिए था लेकिन वो 20,000 कमा रहा है, तो 20,000 माइनस 10,000 क्या हुआ, 10,000 सुपर प्रॉफिट हुआ। और 10,000 गुने जितने साल का हम गुडविल प्रॉफिट परचेज कर रहे हैं उतने साल से गुना कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आर एज फॉलोज। 5 साल दिया हुआ है, 2015, 16, 17, 18 एंड 19। प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, ब्रैकेट में है, दिस मीन्स माइनस 40,000, इट मीन्स लॉस। प्रॉफिट 3 लाख, प्रॉफिट 4 लाख, प्रॉफिट 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹10 लाख। Normal rate of return in similar type of business is 10%. Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit earned during the above mentioned 5 years. Question clear है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाले, तो टोटल प्रॉफिट एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हम कैलकुलेट किए तो 13,60,000 divided by 5, 2,72,000 is the average profit. नॉर्मल प्रॉफिट निकाले तो कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपीज इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट क्या हुआ, तो 2,72,000 माइनस 1 लाख रुपीज, यानी एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,72,000 इज द सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो 1,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 years ऑफ परचेज, यानी 3 = 5,16,000। क्लियर है? नाउ थर्ड वन, कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways. नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला हम लोग मेथड देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एंड देन असेसमेंट इज मेड हाउ मच कैपिटल इज नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. Such capital is known as capitalized value of average profit. फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल। तो एक एग्जांपल देखते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन करना है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years were 2016, 17, 18, 19 and 20.
60,000 ब्रैकेट में दैट इज लॉस, 40,000, 1,20,000 प्रॉफिट, 2,10,000 प्रॉफिट, 2,80,000 प्रॉफिट. Normal rate of return is given 10% and assets equal to 9 lakh and liabilities equal to 4,20,000. तो हम सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1,26,000 इज द एवरेज प्रॉफिट. फिर कैपिटलाइज्ड अमाउंट निकालेंगे. कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 1,26,000 multiplied by 100 divided by 10 equal to 12,60,000. Capital employed, assets minus liability, 4,80,000. Value of goodwill, capitalized value of average profit minus capital employed, 12,60,000 minus 4,80,000. 7,80,000 is the value of goodwill. Clear है? देखते हैं capitalization of super profit method. Under this method, super profit is calculated and an assessment is made how much capital is needed for earning such super profit on the basis of normal rate of return. Such capital is the goodwill of the firm. Formula: सुपर प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो ये क्वेश्चन है. 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. 5 साल के प्रॉफिट से हमको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो गुडविल आ जाएगा. तो सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाले. एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 5. नॉर्मल प्रॉफिट निकाले तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. डिफरेंस अमाउंट इज सुपर प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 1,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 10 इक्वल टू 70,20,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल. क्लियर? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. वैसा प्रॉफिट्स और सरप्लस जो बिजनेस में है उसको हम रिकंस्टिट्यूशन के डेट से पहले जो प्रॉफिट और सरप्लस होंगे उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस होता है. एक, जब रिजर्व और सरप्लस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना हो और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना हो. तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इन दैट सिचुएशन इफ देयर आर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, दीज शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट if partners capital are fluctuating, or to partners current account if capital are fixed in their old profit sharing ratio. Such transfer is made because these reserve and accumulated profits have come into existence before reconstitution of partnership firm. Therefore, these reserve and accumulated profit belongs to old partner in their old profit sharing ratio. तो जैसा कि हम बताए, रिजर्व एंड सरप्लस अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से रिकॉर्ड है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा और पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है. तो जर्नल इंटरेस्ट क्या ट्रीट करेंगे? तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो में. ठीक है. तो रिजर्व होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, वर्क्समैन कंपनसेशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन सारे को हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में भेज देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में. ठीक है. इसके ऑपोजिट अगर लॉसेस होंगे इन दैट केस पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. ओल्ड पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल या करंट अकाउंट,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो लॉसेज होंगे उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? Second one, when reserves and accumulated profit and losses are not to be transferred to capital account, यानी कि जब रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना हो, तो if there are reserve and surplus, reserve and accumulated profit appears in the books of account and the partner decided to leave such reserve and accumulated profit undistributed, then it is necessary to pass an adjustment entry for the same. It is because the partners are entitled to share such reserves and profit in the old ratio at present, whereas in future it will be shared in the new ratio. So the gaining partner must compensate the sacrificing partner by the amount gained by him. तो अगर कोई रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और पार्टनर्स डिसाइड करते हैं उसको नहीं बांटना है, इन दैट केस हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए कि अभी रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो उस रिजर्व और सरप्लस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना था, लेकिन जब न्यू पार्टनर के बीच में न्यू रेशियो में फ्यूचर में बांटा जाएगा, इन दैट केस क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स को कम मिलेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और न्यू पार्टनर गेन करेंगे। तो जो पार्टनर गेन करेगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, इसीलिए हमको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा जिससे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सिंह एंड शर्मा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3. They decided to share profit and losses equally. Books of account shows the balance of 50,000 as reserve. Pass necessary journal entry. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुराना शेयर क्या हुआ, नया शेयर क्या होगा आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देखें कि पहले सिंह को 20,000 मिलता था, अभी 25,000 मिल रहा है। शर्मा को पहले 30,000 मिलता था, अभी 25,000 मिल रहा है। मतलब शर्मा को 5,000 कम मिल रहा है, मतलब शर्मा 5,000 रुपया सेक्रीफाइस कर रहा है और सिंह 5,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यानी कि सिंह 5,000 रुपया गेन कर रहा है। इन दैट केस सिंह कंपनसेट शर्मा टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 गेन बाय हिम। तो सिंह शर्मा को कंपनसेट करेगा 5,000 रुपीज जो उसको गेन हुआ, जो उसको फायदा हुआ। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? तो जर्नल एंट्री सिंपल है, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। क्लियर है? तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो भी पार्टनर हो आपको सिर्फ देखना है, जो पार्टनर गेन करता है उसको अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट कैपिटल अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होगा, तो कैपिटल फिक्स्ड होगा तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है? Fifth, accounting treatment, adjustment of capital. Adjustment of capital means प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना। व्हेन पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्री टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो और न्यू पार्टनर्स कैपिटल, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। पहला, हम नया जो फर्म बना रही कंस्टिट्यूटेड फर्म है उसका टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल और मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स ऑफ पार्टनर शेयर। तो नया पार्टनर का कैपिटल और उसका उल्टा कर देंगे, जो शेयर उसको मिला है तो उससे हमको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल जाएगा। दूसरा,
ओल्ड पार्टनर्स का नया कैपिटल हम लोग पता करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर का नया कैपिटल जानने के लिए न्यू कैपिटल जो है तो टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई पार्टनर्स का शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेप है सरप्लस और डेफिशिएंसी फाइंड आउट करना, यानी कि पुराना जो कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल, दो कैपिटल हो गया, पहले का कैपिटल और नया कैपिटल अभी निकाले, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर्स न्यू शेयर। तो दोनों कैपिटल में अगर न्यू कैपिटल कम है और पुराना कैपिटल ज्यादा है तो सरप्लस हो गया, यानी कि पहले ज्यादा पैसा पूंजी लगाए थे और अभी कम पैसा पूंजी लगाना है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ दैट इज सरप्लस। उसी का उल्टा अगर देखा जाए तो जब नया कैपिटल ज्यादा हो और पुराना कैपिटल कम हो, पहले हम कम पूंजी लगाए थे अभी ज्यादा पूंजी लगाना है, तो डिफरेंस अमाउंट इज डेफिशिएंसी। फोर्थ स्टेप सरप्लस इज क्रेडिटेड एंड डेफिशिएंसी इज डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री सरप्लस होने की स्थिति में सरप्लस होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि उसका जो कैपिटल था उसको हम कम कर दिए, यानी कि नया कैपिटल जितना चाहिए था उसके बराबर कर दिए। इसी का उल्टा अगर डेफिशिएंसी है तो बैंक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कहने का मतलब यह है कि सरप्लस होने की स्थिति में वो अपना पूंजी का सरप्लस अमाउंट घर ले जा सकता है, और डेफिशिएंसी होने की स्थिति में पूंजी का जो कमी वाला पार्ट है उसको वो घर से लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है जो 1 लाख रुपया पूंजी लगाया, अब नया रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद फर्म को 80,000 का ही कैपिटल चाहिए, उसका हिस्सा 80,000 आता है, तो 20,000 जो ज्यादा है वो घर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर नया फर्म में पूंजी 1.5 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया उसको और घर से लेके आना होगा, तो उसी का ये जर्नल एंट्री है। तो सरप्लस होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या पार्टनर्स करंट अकाउंट, और डेफिशिएंसी होगा तो बैंक या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन एक देखते हैं। सिंह शर्मा एंड सहदेव sharing profit in the ratio of 5:4:2 on 1st April 2020 they decided to share profit in the ratio 4:3:2. The books of account shows general reserve of rupees 3,42,000 and loss on revaluation account rupees 52,000. It was decided that adjustments should be made without altering the figures of assets and liabilities in the balance sheet. Make adjustment entry. तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाले, तो 3 पार्टनर्स थे, तीनों का पुराना रेशियो नया रेशियो का डिफरेंस अमाउंट सेक्रीफाइस या गेनिंग आ गया। अब जो अमाउंट अवेलेबल है उसमें हम इनका हिस्सा निकाल दिए। ठीक है, इनके हिस्से को निकालने के बाद हम क्या किए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिए और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिए। तो यहाँ सहदेव गेन कर रहा था तो सहदेव का अकाउंट डेबिट कर दिए और सिंह और शर्मा का अकाउंट क्रेडिट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंह शर्मा एंड सहदेव आर द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयर इन a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1 and their capitals were 6 lakh, 6 lakh and 3 lakh respectively. On 1st April 2020 they decided that their capital and profit sharing ratio should be equal. The total capital of the firm remained 15 lakh. Any deficiency or surplus in the capital brought or paid in cash. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है और उनका कैपिटल 6 लाख, 6 लाख और 3 लाख है, यानी कि अब ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा और फर्म का कैपिटल जो होगा वो 15 लाख रुपया होगा।
तो 15 लाख रुपए कैपिटल है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो तीनों के बीच में प्रॉफिट, तीनों के बीच में कैपिटल भी इक्वल होना चाहिए। तो 15 लाख को हम 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 5 लाख रुपया तीनों का कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में कि 6 लाख रुपया सिंह का कैपिटल है, तो 1 लाख रुपया वो घर लेके जाएगा। 6 लाख रुपया शर्मा का कैपिटल, वो भी 1 लाख रुपया घर लेके जाएगा। लेकिन सहदेव का कैपिटल 3 लाख रुपया है, तो वो 5 लाख रुपया कैपिटल होना चाहिए, तो 2 लाख रुपया घर से लेके आएगा। क्लियर है? तो सिंह और शर्मा जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका कैपिटल ज्यादा है तो वो घर लेके जाएंगे, और सहदेव जिनका कैपिटल कम है वो घर से पूंजी लेके आएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिंह, शर्मा एंड सहदेव, उनका ओल्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल, डिफरेंस अमाउंट। तो पहला जर्नल एंट्री, इन द केस ऑफ सरप्लस, सरप्लस होने की स्थिति में उनका कैपिटल वापस कर देंगे। तो सिंह कैपिटल, शर्मा कैपिटल टू कैश 1-1 लाख रुपया दे दिए। और शॉर्टेज होने की स्थिति में तो कैपिटल लेके आना होगा, कैपिटल ब्रॉड करना होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सहदेव कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक बार पूरा चैप्टर्स को समराइज कर लेते हैं। तो पहला मोड्स, तो 5 सिचुएशन में पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तब, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है तब, और जब कोई पुराना पार्टनर की डेथ हो जाती है तब। 5वां है एमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, जब 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर आपस में नया पार्टनरशिप फर्म बनाती है, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हम 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, फिर एसेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट करते हैं, फिर गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, फिर जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको नहीं बांटते हैं, इन दैट केस हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसमें हम लोग गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। और 5वां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को हम लोग एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। The accounting treatment such as finding, sacrificing gaining ratio, revaluation, reassessment of assets and liabilities, valuation of goodwill, distribution of reserve and surplus, and adjustment of capital is to be carried out in all modes of reconstitution such as changing profit sharing ratio among existing partner, admission of new partner, retirement of existing partner, death of existing partner. The reconstitution of partnership form through amalgamation of 2 partnership form is not in syllabus, therefore this topic is ignored. यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो सभी मोड्स के लिए करेंगे, यानी कि सभी मोड्स में ये 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और इस क्वेश्चन में आपको गुडविल निकालना है चारों मेथड से। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड, पार्टनरशिप फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी मन में डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये मेरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करें। Thank you. Be happy and make someone happy. Have a great day.